Just this week, President Trump issued a deadline to Iran to reopen the Strait of Hormuz, a key global oil route. Iran rejected the ultimatum and attacks have escalated, including strikes on energy facilities in the Gulf. This situation is not only dangerous regionally, but also shaking global markets and energy prices. Diplomats are trying to negotiate a ceasefire, but tensions remain high. Join us as Yasir Khan Kakar and Admiral Faisal Shah breaks down the naval risks, escalation possibilities, and what it all means for the world. Thank you so much for joining the global community. Sir, we know that the recent developments in the Middle East, it has disturbed the whole world, especially developing countries like Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, those countries who have already fragile economies. First of all, I would want to know your perspective on the U.S. President Trump's warning to the Iran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ से तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करते हुए, क्योंकि हमारा एक उस्ताद और शागिर्द का भी रिश्ता है और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। और उस वक्त भी तुम बड़े अच्छे मुझसे सवाल करते थे जो मुझे बड़े पसंद थे, और मैं बड़े तहम्मुल के साथ और कोशिश करता था कि तुम्हें लॉजिकली जवाब दूं, एविडेंस के साथ, ताकि तुम्हारे जो तुम कन्विंस हो जाओ, तुम मुश्किल से कन्विंस होते हो। लेकिन ये था कि हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, तो मुझे बहुत खुशी है तुम्हें दोबारा देखने। देखिए, जो ट्रम्प साहब की धमकियां हैं ईरान को, उससे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि ट्रम्प साहब इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अभी की नहीं है बल्कि जंग शुरू होने से पहले की। आपको याद होगा कि बिटकॉफ ने एक फॉक्स न्यूज को मेरे ख्याल है बयान दिया था, या किसी अमेरिकन टीवी चैनल को, कि जी आज मेरी मुलाकात हुई ट्रम्प साहब से, तो वो कह रहे थे कि मैंने इतना कुछ जमा कर दिया ईरान के आसपास, फिर भी ईरान घुटने नहीं टेक रहा। मतलब ये उनकी फ्रस्ट्रेशन की हालत थी, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले। तो अभी तो जंग के 36-37 दिन हो गए हैं, और वो कहते हैं कि मैं सारी तहजीब खत्म कर दूंगा ये ईरान की। और फिर वो कहते हैं कि जो 47 साल का जालिमाना रवैया है, जालिमाना रजीम है, मैं इसका खात्मा हो जाएगा। तो उनको ये नहीं पता कि जो तहजीब है ये 47 साल पुरानी नहीं है, ये तहजीब 6000 साल पुरानी, और 6000 साल पुरानी तहजीब को वो 36-37 दिनों में घुटने नहीं टिकवा सके, उसको खत्म कैसे करेंगे कुछ घंटों में। तो ये जो धमकियां वो दे रहे हैं, ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं, मैं समझता हूँ। वो चाहते हैं कि ईरान घुटने टेक दे और उनकी नाक रख ले, क्योंकि वो एक सुपर पावर के तौर पे यहाँ आए थे, लेकिन उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया है। जो उनके अहदाफ थे वो उनको मिले नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी है, और पूरी ताकत के बावजूद अपना हॉर्मुज़ वो अभी तक खुलवा नहीं सके हैं, किसी ने उनका साथ नहीं दिया है, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अच्छा, अब ये एक खतरनाक बात भी है, मतलब एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट, उसका फ्रस्ट्रेट होना, और वो भी ऐसा प्रेसिडेंट जो कि कुछ भी कर गुजरने की अहलियत रखता हो, लोग उसको रोक ना सकते हो। दूसरा उसका साथी इजराइल, जो कि एक इरेशनल एक्टर है, जिसके लिए एथिक्स, वैल्यूज, एथोस, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम, कोई चीज उसके लिए मायने नहीं रखती। उसकी भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी भी ईगो हर्ट हो रही है। तो जब इन दोनों की ईगो हर्ट हो रही है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये खतरनाक साइन है। और ये कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे दुनिया डरती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ईरानियों को जानता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने काम किया है। मेरा अपना ये ख्याल है और कभी उम्मीद है कि ईरानी की जो डेडलाइन है सुबह 5 बजे की पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, उससे पहले मुझे लगता है कि वो कोई फैसला कर लेंगे, और वो आमादा हो जाएंगे कि सीज फायर की जाए और बातचीत का अमल शुरू किया जाए। हालांकि ईरान सीज फायर करने का मजाज नहीं है। ईरान को हम नहीं कह सकते कि वो सीज फायर करे, क्योंकि जंग तो शुरू की है अमेरिका और इजराइल ने, तो सीज फायर तो इन्होंने करनी है। ईरान तो अपना दिफा कर रहा है, ईरान तो जवाब दे। लेकिन ईरान को मुझे लगता है कि ईरान भी मान जाएगा और अमेरिका भी मान जाएगा कि ठीक है, हम जंग रोकते हैं और हम बातचीत करते हैं बैठ के, और फिर जो नुकात हैं दोनों तरफ 15 और 5, उन पे बातचीत आप करते हैं। तो जो अमेरिका के 15 नुकात हैं, मैं समझता हूँ कि वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ईरान पहले भी मान चुका है। JCPOA जब साइन हुआ था 2015 में, तो उसमें भी वो मान लिए थे ईरान ने, तो वो ईरान अभी मान सकता है। कुछ ऐसे नए नुकात हैं जो कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेबिलिटी है उनकी, उसके बारे में है, तो वो मुझे लगता है कि ईरान नहीं मानेगा, और मेरा ख्याल है कि उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी मुल्क को सबसे पहले अपना दिफा देखना, और वो अपने दिफा पे कोई आंच नहीं आने देता। तो ईरान की डिमांड जो है वो भी बड़ी जायज़ हैं, और
लेकिन जाहिर बात है कि मनोवान तो अमेरिका भी नहीं मानेगा, हम्म, बीच की कोई पोजीशन होगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि सीज फायर हो जाएगी, और ये ईरान का सीज फायर ना मानना, हम्म, अमेरिका का धमकियां देना, ये दोनों प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो दोनों तरफ से चल रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान इसमें है बीच में, तो मुझे पाकिस्तान पे बहुत इत्मीनान है। मुझे पता था कि सर कि आपका पाकिस्तान के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा यकीन है। मैं सर आपसे अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, अभी आई थिंक ISPR की तरफ से कोई उनका आया हुआ है कि उन्होंने जो ईरान ने सऊदी अरबिया पे वो किया है अटैक, तो वो ISPR की तरफ से उन्होंने कंडेम किया हुआ है। तो इस हवाले से आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या क्योंकि ईरान हमारे बॉर्डर पे है और साथ ही हमने सऊदी के साथ उनके पास वो जो डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, तो क्या पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज नहीं है कि मतलब कि एक साथ पे आप ईरान को भी कंट्रोल कर रहे हो, लाइक टुवर्ड्स आप जाके बातचीत करें और साथ में आप वो सऊदी के ऊपर अटैक्स भी कर रहे हैं, तो उस हवाले से आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत है बहुत। और ईरान ने सऊदी अरब पे अटैक किया है, ये सऊदी अरब ने उसका क्या जवाब दिया है, ये अलग अलग कहानी है। हम्म, लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा मुश्किल में आ गया। हम्म, पाकिस्तान इस मुश्किल से बचने के लिए ये मेडिएशन को लीड कर रहा था, ताकि ऐसा ना हो कि ये जंग तूल पकड़ जाए और पाकिस्तान को कोई साइड लेनी पड़ जाए। पाकिस्तान उस चीज से बच रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और पाकिस्तान ने देखो, जब से जंग शुरू हुई है, एक बड़ा बैलेंस रोल पाकिस्तान ने अपनाया है, एक बड़ी टाइट रोप पे चला है। उसने ईरान पे जब जारहियत हुई, उसने उसको भी कंडेम किया खुलेआम। और जब ईरान की तरफ से अटैक हुए हैं सऊदी अरब और बाकी ममालिक पे, तो भी पाकिस्तान ने कंडेम किया है खुले। हम्म, तो पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस रोल अदा किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया गया है एज मीडिएटर। अब जो ये रिसेंट अटैक हुआ है, ये ऐसे मौके पे हुआ है जबकि एक एग्रीमेंट या एक सीज फायर की तरफ मामला बढ़ रहा है, और पाकिस्तान उसमें बड़ा सीरियसली किरदार अदा कर रहा है। हम्म, पाकिस्तान को एक ये भी फिक्र है, होनी चाहिए, कि अगर खुदा ना खास्ता ये बात नहीं बनी और जंग चलती रही, तो पाकिस्तान और ओमान के स्टेटस में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि ओमान भी तो पहले देखो ना, निगोशिएशंस कर रहा था बिल्कुल, और फिर जंग हो गई थी। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दुनिया में, वो तो ओमान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। मई 2025 के बाद पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल स्टेटस मिला है दुनिया में, वो तो ओमान से बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहती है। अरब ममालिक हमारे बहुत करीब है, ईरान हमारे करीब है, चाइना हमारे बहुत करीब है, अमेरिका हमारे करीब है, रशिया हमसे दोस्ती करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। तो हमारा तो एक बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम हमारे साथ भी वही होता है जो ओमान के साथ हुआ था, तो फिर ये हमारे लिए कोई खुशआइंद बात नहीं होगी। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल है इस चीज का बड़ा अच्छे से एहतराम है। फिर पाकिस्तान इस जंग में शामिल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के डायरेक्ट स्टेक्स हैं इस जंग में। तो पाकिस्तान जो अभी हो रहा है उसको भी भुगत रहा है, और जो बाद में होगा उसको भी भुगतेगा। तो पाकिस्तान किसी सूरत नहीं चाहता कि हमारी जो ऑलरेडी एक कशीदा माशी सूरत हाल है वो मजीद तंग हो। और हमारा जो 90% से ज्यादा ट्रेड सी से आती है, 80% से ज्यादा हमारी एनर्जी रिसोर्स सी से आती है, तो उसमें कोई डेंट लगे और हमारे मुल्क पे प्रॉब्लम्स आए इस जंग की वजह से। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत सिंसियरली ये काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, ईरान के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, तो हम तो इंडिया के लिए भी ये काम कर रहे हैं, उसको भी तो मुश्किल आ रही है ना। तो अगर हमारी काविशों से ये जंग खत्म हो जाती है और मामला सुलझाव की तरफ जाते हैं, तो इसमें तो सबका फायदा है। अच्छा, अगर हम लोग इंडिया ईरान और US के जो पीस प्लान्स इनके, उसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। स्पेशली अगर उनका जो US का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इनका जो पर्सपेक्टिव, वो कहते हैं कि ईरान को जो है इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, और ईरान दूसरी तरफ से कहता है कि भी इस पे हमारे राइट है। तो इस हवाले से आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या ईरान इस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या US करेगा? क्योंकि दोनों के दरमियान सो लाइक देयर इज स्टार्क डिफरेंस बिटवीन ईरान एंड US। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या अच्छा देखो, ईरान का हमेशा से क्लेम रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कि वो उसके टेरिटोरियल वाटर से गुजरता है, तो वो कहता है कि जी मेरी जुरिसडिक्शन इस पे लागू होती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के हिसाब से टेरिटोरियल वाटर्स पे तो उसकी जुरिसडिक्शन लागू हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट है और एक नेचुरल गुजरगाह है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ये भी कहता है कि जितनी भी
नेचुरल गुजरगाहें हैं वो सबके लिए खुली रहनी चाहिए और किसी मुल्क का उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ईरान जो है वो यूएन क्लॉज, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये आपको पढ़ाया भी था अगर आपको याद हो। तो उसका सिग्नेटरी तो है लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी प्रोविजंस पे अमल करता है और क्लेम भी अपना करता आया है स्टेट ऑफ होर्मुज पे। ये जो जंग है ना, इसने ईरान की क्लेम को लेजिटिमाइज कर दिया। आप देखें कि ईरान ने कंट्रोल किया है और उसके बाद तमाम शिपिंग कंपनीज, तमाम ममालिक जिनकी शिप्स यहाँ से गुजर रहे हैं, वो ईरान से रब्ता कर रहे हैं कि हमारे शिप्स को जाने दें। यूनाइटेड नेशन ने ईरान को रिक्वेस्ट की है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ शिप्स को जाने दें। 35 मुल्कों का कंसोर्शियम बना है जो ईरान से बातचीत करना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कैसे खोला जाए। अमेरिका पूरी ताकत के बावजूद। सर सॉरी, मैं आपको क्या ईरान चार्ज कर रहा है इसके ऊपर या फिलहाल तो नहीं कर रहा, लेकिन ईरान कहता है कि आगे मैं इस पे चार्ज करूंगा क्योंकि मुझे अपने मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन करनी है और मेरे ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसकी वजह से मेरी इकोनॉमी खराब है, तो अब मैं इसको रिचार्ज करूंगा। यही बात आपको समझा रहा हूँ कि पूरी दुनिया की ताकत के बावजूद ईरान से अपना होर्मुज का कंट्रोल नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और उसका जो कंट्रोल का क्लेम था उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया है और आपको ये कहता है कि मैं ये कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा और मेरी मर्जी से आए जाए। मैंने बंद नहीं की अपना होर्मुज, लेकिन मेरी मर्जी से आए जाए और मैं इस पर टोल टैक्स लगा दूंगा, लिवाई लगा दूंगा, ताकि हर जो शिप यहाँ से गुजरेगा वो मुझे पैसे दे। ये वो कहता है, वो यही कहता आ रहा था पहले से, लेकिन उसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया था। लेकिन अमेरिका की इस जंग की वजह से उसके इस एक्शन को लेजिटिमाइज कर दिया गया है। ये लेजिटिमाइज हो गया क्योंकि दुनिया को ये पता चल गया है कि हम ईरान से कंट्रोल तो ले नहीं सकते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का। तो अब दुनिया को अगर ईरान अड़ा रहे तो शायद ये कंसेशन उसको देना पड़े कि ठीक है आप इसको कंट्रोल कर लें और जो लेवी लगानी है वो आप लगा दें उसमें। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। और दुनिया ये भी हो सकता है कि ईरान से बातचीत करे कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस हटाते हैं, हम तुम्हें पैसे देते हैं रिकंस्ट्रक्शन करने के, लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज को तुम कंट्रोल ना करो, इसको आबी गुजरगाह रहने दो, बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह के तौर पे रहने दो, ताकि यहाँ से शिप्स आजादी से आए। तो ये 2-3 ऑप्शन है। देखो ना, ईरान ने यही किया है कि जो उसके पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी थी उसने उसको यूज किया है और सारी दुनिया के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ा दी। तो उसकी वजह से सारी दुनिया मुतवज्जे है ईरान की तरफ और ईरान से वो बातचीत करके इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। ओके सर, अगर लेट्स सपोज इन केस कल यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान के क्या काउंटर मेजर्स होंगे? देखो, ईरान ने तो ये कहा हुआ है कि अगर मेरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स होंगे तो मैं खत्ते के जितने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पे अटैक करूंगा, खासतौर पर वो जिससे अमेरिकी फायदा उठाने। तो फिर तो जंग बहुत बढ़ जाएगी और उसमें अरब मालिक, मुझे लगता है कि जो अभी तक पेशेंस दिखाते आए हैं और बहुत दानिशमंदी का सबूत देते आए हैं वो शामिल हो जाएंगे। अच्छा, फिर एक और सिनेरियो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यूक्रेन कुछ दिनों पहले देखा होगा कि इस खत्ते में आ गया और उसने यूएई और कतर के साथ दिफाई मुआहदे किए और उसने उनको एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोवाइड किया। अच्छा, जो यूक्रेन है वो एक और काम ये कर रहा है कि वो रशिया की बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अरब ममालिक को भी और अमेरिका को भी। तो रशिया का अगर तुम कोई 10 से 12 दिन पहले का एक बयान पढ़ो तो वो उन्होंने कहा है कि हम ईरान की कौमी सलामती और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी, इन दोनों के लिए बिला मशरूत तौर पे उसके साथ खड़े। तो अब ये सिनेरियो है कि जहाँ पे जंग का दायरा बढ़ा है, अरब ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान को साइड लेनी पड़ जाए और हो सकता है कि जब जंग का दायरा बढ़े तो अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की सोचे। और यूक्रेन ऑलरेडी आ गया है और रूस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो रूस के लिए तो ये बड़ी ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, एक जवाब पैदा हो जाएगा इस जंग में आने का, क्योंकि उसका बयान भी है और फिर यूक्रेन की वजह से तो रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो भी इस खत्ते में आ जाएगी। जब रशिया इस खत्ते में आ जाएगा जंग करने तो फिर नेटो कहेगा कि हम भी आते मदद करने के लिए रशिया के खिलाफ। जब नेटो आएगा तो फिर हो सकता है कि चाइना को रशिया का साथ देना पड़े और फिर चाइना का साथ देने के लिए नॉर्थ कोरिया शायद आ जाए। जब नॉर्थ कोरिया आता है तो साउथ कोरिया और जापान पीछे नहीं रहे। तो ये तो जंग एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चलती चली जाएगी, ये तो बढ़ जाएगा इस वक्त। और पाकिस्तान
सॉरी, जब इसका जो दायरा-कार है वो बढ़ जाएगा और पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि उसको कोई ना कोई साइड लेनी पड़ेगी। सऊदी अरब ये समझेगा कि हम, ज़ाहिर बात है वो चाहेगा कि हम उसकी साइड लें और हमारा दिफाई मुआहिदा है उनके साथ। दिफाई मुआहिदा ना भी हो तो हमने ये फॉर्मूला कहा हुआ है कि सऊदी अरब की सलामती को जब भी कभी कोई खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा, तो फिर पाकिस्तान को इस वॉर में आना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये तो दायरा इसका बढ़ता चला जाएगा और ये तो बहुत खतरनाक मैच होगा। सर, अगर आप हमें ये भी समझा दें कि हाउ मच ये नेवल पावर इज डिफरेंट फ्रॉम एरियल। लेट्स सपोज अगर कल यूएस अपनी एरियल पावर यूज़ करता है और एट द सेम टाइम अगर वो ईरान एनकाउंटर नेवल यूज़ करता है, सो विच वन इज मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ कि आप ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना चाहते हो? देखो, अमेरिका ने तो अगर अटैक किया तो वो अपनी एयर और नेवी दोनों यूज करे। ओके, नेवी से वो मिसाइल मारेगा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जहाज है उनको यूज करेगा, और जो उसके बेसिस हैं लैंड पे अगर वो फाल हैं तो उनके जहाज, वहां से भी जहाजों को यूज करेगा। ठीक है जी। ईरान की जो नेवी है उसके पास दो नेवीज हैं। एक अर्तिश नेवी है जो कि जिसमें बड़े जहाज और बड़ी सबमरीन्स वगैरह है, जैसे पाकिस्तान की नेवी है उस तरह की है, और दूसरी पासदारान इनकलाब की नेवी है जो कि छोटी नेवी है। अच्छा, ये जो बड़ी नेवी है अर्तिश नेवी, ये इसका मुकाबला यूएस नेवी से नहीं किया जा सकता, और इसी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कहते हैं कि मैंने इसको खत्म कर दिया, इसके 150 जहाज खो दिए हैं, कभी कहते हैं 70 जहाज खो दिए हैं, इनके बेसिस तबाह कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि जो अर्तिश नेवी है उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उसका यूएस नेवी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो पासदारान इनकलाब की नेवी है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करती है, और इनके पास छोटी बोट्स वगैरह हैं, स्पीड बोट्स वगैरह, इनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर वगैरह लगे हुए हैं, खुद कुछ बोट्स भी हैं इनके पास, रिमोट कंट्रोल बोट्स भी हैं इनके पास, व्हीकल्स भी हैं जो कि अंडर वाटर होता है, इस तरह का अंडर वाटर ड्रोन टाइप का है। और इन्होंने, ईरान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, तो उस ज्योग्राफी का मजीद फायदा उठा के इन्होंने उसके साथ बनाए हुए हैं आइलैंड। तो ईरान की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में बड़ी मुस्तहकम है, वहां से उसको कमजोर नहीं किया जा सकता। अमेरिका की पोजीशन एयर में बहुत मजबूत है, वहां से उसको कमजोर नहीं किया जा सकता। तो ये जंग जो होगी ये बेसिकली एयर और नेवी की जंग होगी। अगर आप ये सुन रहे हैं कि जी लैंड इन्वेजन होगा, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका के पास इस वक्त खित्ते में 10,000 फौजी हैं जो कि वो लैंड कर सकता है ईरान। अगर वो मेन लैंड ईरान में भेजता है तो मुझे लगता है कि ये 10,000 की तादाद कम है, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो किसी भी आने वाली जमीनी फौज को कंज्यूम कर सकता है। और फिर ईरान की जो जमीनी फौज है, जिसमें अर्तिश की जमीनी फौज, पासदारान इनकलाब की जमीनी फौज और बसीज, ये तीनों अभी तक इंटैक्ट हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। तो ये बड़ा टफ टाइम देंगे। और आपने ये भी सुना होगा कि ईरान में 1 करोड़ से ज्यादा सिविलियंस ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है जनरल। तो वो ये कहते हैं कि अमरीकियों को आने दें ताकि हम उनसे खुद लड़ें और उनको शिकस्त दें। अगर अमेरिका कोशिश करता है कि मेनलैंड पे जाने के बजाय जजायर जो ईरान के खर्ग आइलैंड है या और बहुत सारे जजीरे हैं उन पे हम अटैक करें, तो देखो जजीरों पे जो जंग होती है उसका एक अपना तरीक़ाकार होता है। जजीरे पे आप बॉम्बिंग करके जो फौज बैठी होती है उसको तोड़ा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद जजीरे पे आके बैठते हैं तो फिर आप एक सिटिंग डक बन जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है दुश्मन की फजाई वार से। उस दुश्मन, अब ईरान जो है, अगर फर्ज करें कि अमेरिका की फौज किसी जजीरे पे आ गई है ईरान की, तो फिर ईरान की तो मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन ये तीनों अभी काम कर रहे हैं ना, तो वो मारेंगे उससे। और जजीरा तो एक जजीरा होता है, उससे तो आप बाहर नहीं निकल सकते, वो तो एक हद है उसकी। तो आप एक सिटिंग डक बन जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, और वो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकियों को उनके पानी के जहाज दे सकते हैं, और वो पानी के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिलहाल नहीं गुजर सकते। तो इसका मतलब है कि वो उनके पास वो एयर डिफेंस कवर नहीं होगा। जब वो अपने फौजियों को बिठाएंगे जजीरों पे तो फिर वो बहुत ज्यादा किलिंग्स होंगी उनकी,
और बहुत ज़्यादा बॉडी बैग्स जाएंगे यूएस में वापस। तो वो एक मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़मीनी इन्वेजन वो मेनलैंड पे हो या जजीरों पे हो, मुझे लगता है कि वो काफ़ी खतरनाक होगा यूट्यूब के लिए। Thank you so much, sir, for your comprehensive talk. And थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तुम्हें मुझे प्रोग्राम में लेने का, और इंशाल्लाह आइंदा भी बातचीत करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। thank you, sir.